Hello students, welcome to my channel. प्रीवियस क्लास में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने देखा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने तरह के होते हैं। आज हम उसके आगे नेक्स्ट देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए किस तरह से हार्मफुल और किस तरह से यूजफुल होते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड और फो। माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त होते हैं या फिर दुश्मन होते हैं। तो इसको हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस के थ्रू। डिसएडवांटेजेस में हम देखेंगे माइक्रोब्स हमारे लिए किस तरह से नुकसानदायक होते हैं और एडवांटेजेस में हम देखेंगे उनके क्या क्या हमारी लाइफ में बेनिफिट्स होते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रोब्स कैन कॉज डिजीज। माइक्रोब्स से जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनके अंदर अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाती हैं। लिविंग थिंग्स के अंदर प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग ये सब आते हैं। सेकेंड इज कैन लीड टू फूड स्पॉइलेज। हमारे घरों में जो खाना होता है खाने को खराब करने का काम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोब्स। अब हम देखेंगे कि माइक्रोब्स से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं या हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल होते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स, इंसेक्टिसाइड्स, एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स, ब्रेड मेकिंग, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, स्टेरॉइड्स एंड मैनी मोर। अब हम इसके आगे इन सब को एक एक करके डिटेल में देखते हैं। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। फर्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। Bacteria are the key players here. Bacteria help in fermentation, which helps in making different forms of dairy products from milk like curd, buttermilk, butter, cheese. तो आजकल हमारी लाइफ के अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया है। जब भी हम किचन के अंदर जाते हैं, किचन में जो भी हम डिश प्रिपेयर करते हैं उसके अंदर कोई ना कोई डेयरी प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ होता है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी हेल्प करते हैं। और इसके अंदर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किए जाते हैं? इसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस इज़ द मोस्ट कॉमन जीनस ऑफ बैक्टीरिया दैट आर यूज्ड इन द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस का इसके अंदर यूज़ किया जाता है। सेकेंड इज ब्रेड बेकिंग। ब्रेड बेकिंग हम अच्छे से जानते हैं। हम अपने डेली लाइफ में ब्रेड का यूज़ करते हैं। केक देखते हैं हम, और हमारे घरों में जब हमारी मम्मी किचन के अंदर पकौड़ियाँ बनाती हैं या इसी तरह के अलग अलग प्रोडक्ट बनाती हैं जिनको बेक करने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे इमेज के अंदर देख सकते हैं, ये ब्रेड का डो है। इसके अंदर बेकिंग सोडा या फिर सोडा यूज़ किया जाता है और इसको जब बनाकर तैयार किया जाता है तो ब्रेड इस तरह से दिखते हैं, जो कि थोड़े पफ़ी हो जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज अल्कोहलिक ड्रिंक्स। अल्कोहलिक ड्रिंक्स हम अपने डेली लाइफ में जब भी कोई मूवी देखते हैं या कोई ऐड देखते हैं तो वहाँ पर अल्कोहल का ऐड ज़रूर दिया हुआ होता है कि अल्कोहल, शराब हमारी सेहत के लिए हानिकारक है या हार्मफुल है। तो अब हम देखेंगे कि अल्कोहल किस तरह से प्रिपेयर की जाती है। अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर प्रिपेयर्ड और मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। अल्कोहल की जो ड्रिंक तैयार की जाती है उसको फर्मेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू तैयार किया जाता है। Each drink is derived from a different starting product such as potato and grapes. जो अल्कोहल तैयार की जाती है वो डिफरेंट तरह के फ्रूट्स को यूज़ करके उनका जूस को फर्मेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। और ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से होती है। बेसिकली इसके अंदर फंगस या फिर यीस्ट यूज किया जाता है। सम इवन यूज बैक्टीरिया एंड फंगस। अल्कोहलिक ड्रिंक्स इंक्लूड वाइन, रम एंड वोडका। इसके अंदर अल्कोहलिक ड्रिंक के अंदर वाइन, रम और वोडका को इंक्लूड किया जाता है।
नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स खाते हैं जो कि हमें सब्जियों और फलों से मिलते हैं। जो चीज़ जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, और अलग अलग तरह के विटामिन सी के प्रोडक्ट होते हैं जो हम खाते हैं। लेकिन उनके अलावा हमारी लाइफ में अब ऑर्गेनिक एसिड्स कमर्शियली प्रोड्यूस किए जाने लगे हैं, जिनको हम अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से यूज करते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स आर कमर्शियली प्रिपेयर्ड यूजिंग फंगाई, Rhizopus, Penicillium are a few fungi that are used to ferment such as fruit and sugar containing syrups। जब और ये ऑर्गेनिक एसिड कहाँ पर यूज किए जाते हैं? बेसिकली इनको मेडिसिन वगैरह में यूज किया जाता है जो कि सिरप में काम आते हैं। Example of acids that are derived and manufactured on a large scale using fungi are जब इन ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर जो एसिड बनाए जाते हैं उनमें ज़्यादातर एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, बेसिकली इसके अंदर जो माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं इसके अंदर एसिटोबैक्टर, राइजोपस, पेनिसिलियम एटसेट्रा यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट इज एंजाइम। आजकल एंजाइम को बनाने के लिए भी माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। एंजाइम हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, इसलिए हमें एंजाइम के और बनाने की ज़रूरत पड़ती है या ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। मैनी माइक्रोब्स आर यूज्ड इन द डेरिवेशन ऑफ एंजाइम सच एज लाइपेस, लैक्टेस, प्रोटेस, पेप्टिडेस टू नेम अ फ्यू। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के एंजाइम को प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट इज स्टेरॉइड प्रोडक्शन। स्टेरॉइड प्रोडक्शन बेसिकली एज अ मेडिसिन यूज की जाते हैं जो कि डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट तरह के स्टेरॉइड्स यूज किए जाते हैं। बेसिकली इनको जिम्नास्टिक जो लोग होते हैं अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए या फिर अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लगवाते हैं। जैसे यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं स्टेरॉइड्स स्किन के लिए भी यूज होते हैं या फिर और अलग अलग तरह के काम होते हैं जिनमें स्टेरॉइड्स को यूज किया जाता है। तो स्टेरॉइड्स को बनाने के लिए भी माइक्रोब्स की हेल्प ली जाती है या उनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट को साफ करने के लिए भी माइक्रोब्स की हेल्प ली जाती है। नॉट ओनली आर microorganisms helpful to our body, they are also helpful to environment, they help in secondary treatment stage of sewage treatment। तो यहाँ पे बताया गया है सीवेज ट्रीटमेंट में भी ये हमारी हेल्प करते हैं। Eighth, use as insecticides। जब भी फार्मर अपनी फसल उगाते हैं तो फसल को उगाते टाइम उन्हें अपने पौधों में अलग अलग तरह की बीमारियों को लगने का डर रहता है। तो उनसे बचने के लिए जो फार्मर होते हैं वो इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं और इंसेक्टिसाइड्स माइक्रोब्स की हेल्प से तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट इज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स बेसिकली जो अमोनिया होता है, अमोनिया को मिट्टी के अंदर बढ़ाने का काम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। दे हेल्प इन कंपोस्टिंग प्रोसेस विच फॉर्म मैन्योर। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ही जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो बढ़ती है और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये डेड एंड डिके मैटर्स को जो है डिकम्पोज करके उनको मैन्योर में कन्वर्ट करने का काम करते हैं और इससे जो मैन्योर होता है, मैन्योर से मिट्टी को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इससे हमारे प्लांट्स जो हैं वो हेल्दी होते हैं। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ वाइटामिन्स। वाइटामिन्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और ये हमारे न्यूट्रिएंट्स में से ही एक होते हैं। An essential vitamins that people need for proper digestion is vitamin B12। विटामिन B12 जो होता है प्रॉपर डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। फंगी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग B12। विटामिन B12 को प्रोड्यूस करने के लिए फंगी
यूज किया जाता है। विटामिन बी टू बनाने के लिए हमें न्यूरोस्पोरा गॉसिपिल की ज़रूरत होती है। विटामिन बी12 बनाने के लिए सीडोमोनास डैनिट्राइफिकेंस की ज़रूरत होती है। विटामिन सी बनाने के लिए एस्परगिल्स नाइगर की ज़रूरत होती है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स आजकल हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगी है। जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें ऑलमोस्ट सभी मेडिसिन के साथ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन लगाकर देता है, ये खाने के लिए देता है। तो एंटीबायोटिक्स का काम होता है हमारी बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल हैं वो जब एंटर कर जाते हैं तो उनको मारने का काम होता है या फिर उनकी ग्रोथ को रोकने का काम होता है। तो डॉक्टर इसीलिए हमें एंटीबायोटिक्स देता है जिससे कि जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारी बॉडी के अंदर वो ग्रो ना कर पाए। नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। तो आज के टाइम में हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती जा रही है, इसीलिए अलग अलग तरह की रिसर्च भी डेली होती रहती हैं। तो उनकी रिसर्च के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए किस तरह से हार्मफुल हैं या फिर वो हमें क्या क्या हार्म पहुंचा सकते हैं। बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें या फिर जो डिफरेंट तरह की स्पीशीज होती हैं उनको बीमार करने का काम करते हैं और हमारे घरों में जो खाना होता है उसको स्पॉइल करने का काम करते हैं। In human beings, plants and animals, some of microorganisms cause disease. Such disease-causing microorganisms are called pathogens. ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स और एनिमल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही बीमारी का कारण होते हैं और इस तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डिजीज का रीजन बनते हैं, डिजीज का कारण बनते हैं, उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। फूड, क्लोथिंग एंड लेदर आर स्पॉइल्ड ड्यू टू सम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारे घरों में कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो रखे रखे ही कट जाते हैं या खाना रखे रखे खराब हो जाता है, तो उन सबको हार्म पहुंचाने का काम भी या स्पॉइल करने का काम भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से ह्यूमन बीइंग में डिजीज का रीजन होते हैं या फिर कौन कौन सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं। पैथोजेंस एंटर our body through the different way like air when we breathe, the water when we drink, or food when we eat। तो जो पैथोजेंस होते हैं, जो बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो एयर, वाटर और फूड के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड थ्रू एन एनिमल। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं डायरेक्ट किसी इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू भी हमारी बॉडी के अंदर आ सकते हैं या फिर किसी एनिमल के थ्रू भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। Microbial disease such as cholera, common cold, chicken pox and tuberculosis that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable disease। जो डिजीज एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन को ट्रांसफर हो सकती है उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। और इन बीमारियों के अंदर बेसिकली कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस एटसेट्रा ये बीमारियां आती हैं। जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में भी इनका एग्जांपल देख सकते हैं। अगर हमारे फ्रेंड को किसी को कोल्ड हुआ है तो नेक्स्ट डे हमें भी कोल्ड हो जाता है, तो हमारा फ्रेंड इन्फेक्टेड था तो हम भी उससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं। There are some insects and animals which acts as carriers of disease-causing microbes. For example, housefly in such carriers that flies sit on the garbage and animals, etc. Pathogens stick to their bodies.
अब इसके अलावा कुछ एनिमल्स हमारी लाइफ में इस तरह के होते हैं जो कि इन पैथोजेंस को हम तक पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे हमारे घरों में हाउस फ्लाई होती हैं, वो पहले जो वेस्टेज होती हैं या जो कूड़ा करकट होता है हमारे आसपास में, उस पर बैठकर उसके ऊपर उसके अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं उनको हमारे घर में लाने का काम करती हैं। और हमारे घरों में कैसे आता है, जब हम खाना खुला छोड़ देते हैं या वाटर खुला छोड़ देते हैं तो वो उस पर आके बैठ जाता है। उन माइक्रोब्स को गंदी जगह से हमारे खाने तक लाने का काम करते हैं और फिर उसके बाद उस वाटर को या फिर उस फूड को हम खा लेते हैं और खाने के बाद हम बीमार हो जाते हैं। तो ये दूसरा रीजन है जो माइक्रोब्स हम तक पहुंचते हैं। नाउ फोर्थ इज ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर। जो मच्छर होते हैं, मच्छर पानी के अंदर ही पैदा होते हैं। सो वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर लाइक इन कूलर, टायर्स, फ्लावर पॉट एटसेट्रा। जो मच्छर होते हैं वो पानी के अंदर ही पैदा होते हैं, तो हमें अपने घरों में या आसपास कहीं पर भी पानी को कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए, जिससे कि वहां पर मच्छर पैदा ना हो सके। सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं। फर्स्ट इज ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो। सेकंड यहाँ पे कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम दिया गया है बैक्टीरिया, वायरस, एयर। यहाँ पे डिफरेंट मतलब इनके जो मीडियम है, जो सोर्स हैं ट्रांसमिशन के, वो भी दिए गए हैं एंड प्रिवेंटिव मेजर्स भी दिए गए हैं कि हम इनसे किस तरह से बच सकते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल। देखेंगे कि माइक्रोब्स से एनिमल्स के अंदर कौन कौन सी डिजीज होती हैं, या किस तरह से माइक्रोब्स एनिमल्स को बीमार करने का काम करते हैं। Some of microorganisms not only cause disease in humans and plants but also in other animals. For example, anthrax is an example of dangerous human and cattle disease caused by a bacterium. Foot-mouth disease of cattle is caused by a virus. तो यहाँ पे एंथ्रेक्स एंड माउथ डिजीज का एग्जाम्पल दिया गया है जिससे कि एनिमल्स बीमार होते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। अब हम प्लांट्स के अंदर देखेंगे कि कौन कौन सी डिजीज होती हैं। सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन प्लांट्स सच एज व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। तो यहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अलग अलग तरह की जो क्रॉप्स होती हैं उनको हार्म पहुंचाने का काम करते हैं, उनको बीमार करने का काम करते हैं। दिस डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप। ये जो बीमारियां होती हैं उनकी वजह से जो फसल होती है, फसल की क्वांटिटी कम हो जाती है। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल और पेस्टिसाइड्स विच किल द माइक्रोब्स विच अफेक्ट द यील्ड द क्रॉप। और इनसे बचने के लिए हम अलग अलग तरह के पेस्टिसाइड्स को और केमिकल्स को यूज कर सकते हैं जिससे कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उस फसल को नुकसान ना पहुंचा सकें। नेक्स्ट यहाँ पे ये डिजीज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से होते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन दे रखा है और यहाँ पर ये इमेज के अंदर हम देख सकते हैं कि जो क्रॉप होती है, क्रॉप किस तरह से इफेक्ट होती है माइक्रोब्स से। नेक्स्ट इज फूड पॉइजनिंग। Food poisoning in humans could be due to consumption spoiled food by some organisms. Organisms that grow on our food produce toxic substances and make the food poisonous, causing serious disease. जब भी हमारे खाने के अंदर हार्मफुल माइक्रोब्स आ जाते हैं या फिर पैदा हो जाते हैं और हम उस खाने को कंज्यूम कर लेते हैं तो उसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है या फिर वो खाना हमें बीमार कर देता है। So it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled by the microorganism. और हम जब भी कोई खाना खाते हैं तो खाने को हमें ढक कर रखना चाहिए और अच्छे से बॉईल करके या उसको पका कर तब खाना चाहिए जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर मर जाएं। नेक्स्ट इज फूड प्रिजर्वेशन। खाने को हम खराब होने से किस तरह से बचा सकते हैं।
Microorganisms spoiled food emits bad smell and has a bad taste and changed color. Here are some common methods to preserve food in our homes. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने को खराब कर देते हैं, उससे बैड स्मेल आती है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हम कई सारे मेथड अपने घरों में यूज कर सकते हैं, जैसे केमिकल मेथड, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, प्रिजर्वेशन बाय शुगर, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल, विनेगर, हीट, कोल्ड टेम्परेचर, स्टोरेज एंड पैकेजिंग। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कैसे कैसे कर सकते हैं हम इनको। फर्स्ट इज केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के थ्रू हम फूड के अंदर अलग अलग तरह के केमिकल्स को मिलाने के बाद खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो बेसिकली जो चिप्स के पैकेट आते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस को डाल दिया जाता है जिससे कि वो खराब ना हो। और हम बेसिकली उन केमिकल्स का यूज करते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। तो इससे हमारा खाना भी प्रिजर्व हो जाता है और हमारे लिए हार्मफुल भी नहीं होता है। और इसके अंदर हम कौन कौन से केमिकल्स यूज करते हैं? सोडियम मेटा बाइसल्फेट एंड सोडियम बेंजोएट आर कॉमनली यूज्ड केमिकल प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जैसे कि हम अपने घरों में भी देखते हैं, जब हमारी मम्मी दादी अचार डालती हैं तो अचार के अंदर नमक की क्वांटिटी बहुत ज्यादा रखती हैं और पहले नमक मिक्स करने के बाद उसको अच्छे से सुखा लिया जाता है जिससे कि नमक अच्छे से उसके अंदर बैठ जाए और उसके बाद उसको प्रिजर्व किया जाता है। तो नमक के थ्रू भी जो है खाने को प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। नमक से भी खाना खराब नहीं होता है। Vegetables are pickled using salt as the salt removes water and kills bacteria and fungus। जो नमक होता है, नमक से वाटर को रिमूव कर दिया जाता है और उससे जो बैक्टीरिया होते हैं, फंगस जो होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। प्रिजर्वेशन बाय शुगर। शुगर से भी खाने को प्रिजर्व किया जा सकता है। शुगर इज यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस। जितने भी हमारे पास जैम होते हैं, जेलीज होते हैं, स्क्वैशेस जो होते हैं उनके अंदर भी शुगर की क्वांटिटी मिक्स करने के बाद उसको प्रिजर्व किया जाता है जिससे हमारे ये सब खराब नहीं होते हैं खाने के सामान। The growth of microbes is restricted by the use of sugar as it reduces the moisture contains। जो शुगर है, शुगर की हेल्प से खाने के अंदर जो मॉइस्चर होता है उसको कंट्रोल कर लिया जाता है या कम कर दिया जाता है जिससे कि खाने के खराब होने का चांसेस बहुत कम होते हैं। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। हम अपने घरों में देखते हैं जब अचार डालते हैं, अचार डालने के बाद उसके अंदर ऑयल बहुत अच्छे से डाल दिया जाता है जिससे कि ये कहा जाता है कि अब अचार खराब नहीं होगा। इसीलिए खाने को बचाने के लिए उसके अंदर हम ऑयल और विनेगर का भी यूज कर सकते हैं और इसकी वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रो नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट इज पास्चुराइजेशन। Pasteurization is a process of superheating and cooling the beverages to kill pathogenic microbes। जो पास्चुराइजेशन प्रोसेस होती है बेसिकली हम अपने घरों में यूज करते हैं। जब भी हम खाना बनाते हैं उसको अच्छे से पकाते हैं, उसको अच्छे से पकाने के बाद गर्म करने के बाद उसको फ्रीज में रख देते हैं जो कि कम टेम्परेचर पर उसको रखा जाता है। और जब भी हमारे घरों में दूध आता है हम उसको अच्छे से बॉईल करते हैं और उसको बॉईल करने के बाद उसको हम फ्रिज के अंदर लो टेम्परेचर पर रख देते हैं। तो पास्चुराइजेशन जो होती है उसके अंदर हम बेसिकली टेम्परेचर को कम करके या ज्यादा करके खाने को प्रिजर्व करते हैं। Pasteurization ensures that the taste of beverage such as milk does not get destroyed। जो पास्चुराइजेशन की प्रोसेस होती है उसके अंदर खाने का जो टेस्ट होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। नेक्स्ट, स्टोरेज एंड पैकेजिंग। Dry fruits and many vegetables are preserved in airtight, air-sealed containers। The absence of air prevents the growth of bacteria और fungi। हमने देखा है हम जब भी स्टोर्स पर जाते हैं तो वहाँ पर जो फूड आइटम होते हैं वो सारे के सारे एयर टाइट कंटेनर के अंदर होते हैं या पूरी तरह से वो बंद होते हैं जिससे कि एयर उनके अंदर पास ना हो सके। तो
खाने को प्रिजर्व करने के लिए बेसिकली एयर को रोक दिया जाता है या फिर एयर उसमें से पास नहीं हो पाती है, जिससे कि जो बैक्टीरिया और फंगई जो होते हैं उनको ग्रोथ होने में मुश्किल होती है। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन साइकिल। Nitrogen cycle is a biochemical cycle by which nitrogen is converted into various chemical forms as it circulates among the atmosphere and terrestrial and marine ecosystems. नाइट्रोजन साइकिल के अंदर बेसिकली ये एक साइकिल होता है जो कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर सर्कुलेट होकर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होकर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को खत्म करता है या अलग अलग तरह के एनिमल्स को नाइट्रोजन को कंज्यूम करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल के अंदर 5 स्टेप्स होते हैं। 5 स्टेप्स के अंदर नाइट्रोजन को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है, जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर नाइट्रोजन का बैलेंस बना रहता है। एनवायरनमेंट के अंदर 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, लेकिन एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग उस नाइट्रोजन को डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते हैं एनवायरनमेंट से। उसके लिए नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि अब हम डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट स्टेप इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर नाइट्रोजन गैस है और नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ पे दिखाया गया है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बेसिकली जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर नाइट्रोजन गैस होती है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करने का काम होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन किस तरह से होता है? फर्स्ट इज लाइटनिंग। जब भी बारिश होती है, बारिश के टाइम पर लाइटनिंग होती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही फिर एनवायरनमेंट के अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाती है या और अलग अलग तरह की गैसेस बनाती है। सेकंड इज माइक्रोब्स। माइक्रोब्स भी एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करके उसको अमोनिया में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। और कुछ प्लांट्स इस तरह के होते हैं जिनकी रूट्स के अंदर कुछ माइक्रोब्स होते हैं और वो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। सेकेंड स्टेप इज अमोनिफिकेशन। क्रिएट अमोनिया, CO2 एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ फंगाई लाइक एक्टिनोमाइसिस। This process of formation of ammonia is called ammonification. तो जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन को ऑर्गेनिज्म जब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, इस प्रोसेस को हम अमोनिफिकेशन कहते हैं और ये फंगाई की हेल्प से होता है। थर्ड स्टेप इज नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस के अंदर अमोनिया को नाइट्राइट्स में पहले कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसके बाद नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। नाइट्रोसोमन्स बैक्टीरिया कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्राइट्स। तो अमोनिया से नाइट्राइट्स बनाने का काम नाइट्रोसोमन्स बैक्टीरिया का होता है। उसके बाद में नाइट्रोबैक्टर स्पीशीज कन्वर्ट द नाइट्राइट्स इनटू नाइट्रेट्स। तो नाइट्रोबैक्टर स्पीशीज जो होती है वो नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट इज एसिमिलेशन। इन दिस प्रोसेस द फॉर्म्ड नाइट्रेट्स इन द सॉइल गेट एब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स थ्रू देयर रूट सिस्टम। इस प्रोसेस के अंदर जो नाइट्रेट्स अब बन के तैयार हो चुका है, नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस, नाइट्रेट्स को प्लांट्स के रूट्स के थ्रू एब्सॉर्ब कर लिया जाता है एज अ न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट इज डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन के अंदर द प्लांट्स डू नॉट एब्सॉर्ब सम नाइट्रेट्स, दे आर कन्वर्टेड इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ सीडोमोनास एंड क्लोस्ट्रिडियम। लास्ट स्टेप के अंदर जो प्लांट्स से कुछ नाइट्रोजन का ऐसा पार्ट होता है जिसको प्लांट एब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं और उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म
एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल्स। तो इसके अंदर फर्स्ट है टू मेक क्लोरोफिल। जो नाइट्रोजन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल की हेल्प से पौधों को नाइट्रोजन मिल पाता है और उसी की हेल्प से पौधे क्लोरोफिल बनाने का काम करते हैं। सेकेंड, इट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एज प्लांट्स नीड नाइट्रेट्स टू सर्वाइव एंड ग्रो। तो जो प्लांट्स नाइट्रेट्स एज अ न्यूट्रिशन यूज करते हैं, वो प्लांट्स की सर्वाइव एंड ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। During the process of formation of ammonia, the dead and decayed organic matter is decomposed by bacteria. अमोनिया बनाने के प्रोसेस में जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स हमारे एनवायरनमेंट के अंदर डेड एंड डिके मैटर्स जो होते हैं, जैसे डेड प्लांट्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, माइक्रोब्स उनको डिकम्पोज करके अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन होने में हेल्प मिलती है। Nitrogen compounds enrich the soil and make it fertile and suitable for growing plants। जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन की हेल्प से मिट्टी की फर्टिलिटी अच्छी होती है और इससे हमारे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है। Combustion of fuels and fertilizers also contains nitrogen that increase the percentage of nitrogen in the atmosphere। कम्बिशन ऑफ फ्यूल्स, जब हम फ्यूल्स को जलाते हैं, जलाने के बाद उसमें से नाइट्रोजन कुछ लिमिट तक रिलीज होता है। और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स के अंदर भी नाइट्रोजन होता है, तो उससे हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की क्वांटिटी इंक्रीज होने में हेल्प होती है। क्लास में बस अब हम इतना ही करेंगे, बाकी ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें।